जो हो गया वह सोचा नहीं करते, जो हो गया वह सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल, यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल हालात पर रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 4। यानी आपको बता दें तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 से कई गुना ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आपको मॉडल सेट 4 में देखने के लिए मिला है। आपको बता दें कि यह जो सेट है बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों से बनाया हुआ सेट है, आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिससे आपका समय भी लॉस हो जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आए भी नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं है। यदि आप इस वीडियो को पूरे अगर 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा तो 8 से 10 मिनट अगर फुल वॉच करते हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, और इसमें जो क्वेश्चन गेस किया गया है और क्वेश्चन जो मॉडल सेट तैयार किया गया बनाया गया उसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल यदि आप चाहते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक आए या सोशल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो श्योर है कि आपको एसएसटी में यानी सोशल साइंस में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपका बोर्ड एग्जाम में छूटेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। यदि आपको इस सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो के ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुन सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नए विद्यार्थी हो जो अभी तक इस वीडियो को या ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल पूरा वॉच करके देखिए, और आपको अगर अच्छा लगे है वीडियो तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा भी नहीं लगता है। और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इस तरह का और वीडियो आपके सामने हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो दूसरी नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए जो कौन सा देश है जिसका ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है यूनान, बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न का सही सही सटीक आंसर और सही सही चुनिंदा प्रश्न आपका पूरे किताब और पूरे मॉडल पेपर से लिया हुआ प्रश्न है। दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, याद रखना है कि वार एंड पीस जो है लियो टॉलस्टॉय की रचना है। किनकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की रचना है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि 4 नंबर प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उन्हें हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। अगर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि हनोई समझौता किन के बीच हुआ था, याद के रखना है कि फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो है हनोई समझौता हुआ था। बिल्कुल हम बोले हैं कि यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन है, अर्थात 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था उसकी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात दिसंबर 1920 में, और नागपुर जगह पे हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर जगह पे हुआ था। बिल्कुल आप लोग अदर वीडियो जो देखते हैं बाकी यूट्यूब चैनल वाले का, वो जो होते हैं किसी भी किताब से उठाकर पीडीएफ बनाकर वीडियो बना देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको फायदा क्या है कि बिल्कुल एक एक प्रश्न चुना हुआ प्रश्न डालकर मॉडल पेपर तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो कोशिश करना है कि आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है। अगर आपके लिए पास देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल इसे ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, इसकी जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन बी, अर्थात 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा आयरन एंड स्टील कंपनी के उद्घाटन किया गया था, यानी स्थापना किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में, याद रखना है। बिल्कुल एक एक प्रश्न जो है चुनिंदा प्रश्न है, सभी
मॉडल पेपर है और सभी बुकों से चुना हुआ प्रश्न इसमें डाला गया है, क्योंकि आपका जैसे समय इम्पोर्टेंट होता है उसी तरह से वीडियो बनाने के लिए भी और इम्पोर्टेंट समय निकालने के लिए आपको भी धन्यवाद दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी मुझे एक लाइक और एक कमेंट के द्वारा आप थैंक यू या और चीज़ बोल सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? याद कर रखना कि इसकी जो सही उत्तर बी है, पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। अगली प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? याद कर रखना है कि 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो है जर्मनी में। कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न है, एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा, मिस नहीं करना है एक भी प्रश्न को। अगली प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? याद रखना है कि यह जो है आपके बरौनी जो शेखपुरा जिला में पड़ता है, बेगूसराय जिला में, सॉरी बेगूसराय जिला में जो है बरौनी पड़ता है, वही आपका तेल शोधक कारखाना स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है सतलज नदी। किस नदी पे? सतलज नदी पे जो है भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? याद कर रखना है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है बरौनी है। कहाँ है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बरौनी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मैंग्रोबस क्या है? मैंग्रोबस का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोबस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ तक है? क्या है? तो इसके जो सही उत्तर है सुंदरवन। कहाँ तक है? सुंदरवन में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? याद करके रखना है कि भारत में लगभग 150%, कितने? 150% जो है खनिज पाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक आपसे बात कहना चाहते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर गलत लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी जनसंख्या जो कृषि कार्यों में संलग्न है यानी कृषि कार्यों में व्यस्त है? तो आपको बता दें कि इसकी जो सही उत्तर होगा 2/3। क्या है? 2/3 का मतलब हो गया 2/3। कितना है? 2/3 जो है आपका कृषि कार्य में संलग्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस किस्म का कॉफ़ी उगाई जाती है? भारत में जो है किस तरह के कैसी कॉफ़ी जो है उगाई जाती है? याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है अरेबिक। किस तरह के कॉफ़ी? अरेबिक कॉफ़ी उगाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर क्या है? इसकी जो सही उत्तर है कि चेन्नई है। क्या है? चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन है अर्थात सीमेंट उद्योग में। किसमें? सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर का उपयोग होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 2 है। कितना है? ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी का मतलब हुआ आंसर 2। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में जो है कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? याद कर रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। पंचायती राज संस्थाएं में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब भी हम लैंगिक जो होता है विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों
को दी गई असमान भूमिकाओं पर नजर आता है, अभिप्राय होता है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बिहार में क्या है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है। बिहार में जो है पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना करती है, याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है 50%। कितनी? 50%। का मतलब हुआ कि 100% में 50% महिलाएं एवं 50% आपके पुरुष होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दलित पैंथर्स का कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन डी का मतलब हुआ औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। किससे? औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? याद कर रखना है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी के वृद्धि में कमी, मतलब पानी की कीमत में वृद्धि जो था बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखे भी होंगे आप लोग। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम 1 से 25 ही प्रश्न बता पाए, क्योंकि वीडियो यदि लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग नहीं देख पाइएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके आगे चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।